हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब सही चल रहा है? आज एक बहुत ही ठीक ठाक चैप्टर है। बहुत बड़ा चैप्टर मैं नहीं कह सकता इसको, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिवील्ड प्रेफरेंस। एक ना एक क्वेश्चन तो इस चैप्टर से ज़रूर आता है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं पहले एक दो क्लासेस में थ्योरेटिकली प्रेजेंट करूँगा इसको। उसके बाद दो तीन क्लासेस पे न्यूमेरिकल्स भी चलेंगे। आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है, क्योंकि जो भी थ्योरेटिकली बातें मैं करूँगा उसके सपोर्ट में आपके पास थ्योरेटिकल स्टडी मटेरियल भी होंगे, और जो न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा उनके सॉल्यूशंस भी आपके पास उपलब्ध होंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। कुछ छोटी छोटी बातें आप लिखना चाहते हैं लिखते रहिए, लेकिन लिखने से ज़्यादा आपको ध्यान देना है समझने पे। अगर समझने और लिखना दोनों काम साथ साथ नहीं हो पाता है तो आप लिखना बंद कर दीजिए और समझना स्टार्ट कीजिए, फिर पॉज कीजिए, फिर आप नोट भी कर लीजिए कुछ नोट करना चाहते हैं तो। नहीं तो अदरवाइज़ आपको जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ये पीडीएफ्स भी होंगे, और एक ऑलरेडी वेल डॉक्यूमेंटेड तरीके से आपको क्या होंगे, सारे स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएंगे। आइए, रिवील्ड प्रेफरेंस समझिए क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। देखिए, कंज्यूमर्स बिहेवियर आपने बहुत दिनों से पढ़ा है, स्कूल डेज में पढ़ा है, और आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, और अभी भी आपको पढ़ने का मौका मिला होगा। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर्स बिहेवियर को ही नए तरीके से पढ़ने की कोशिश हो रही है। कंज्यूमर्स बिहेवियर को ही नए तरीके से पढ़ने की कोशिश है। कौन चैप्टर? रिवील्ड प्रेफरेंस। क्यों सर? जिस तरीके से हमने पढ़ा क्या वो सफिशिएंट नहीं था? ऑफ कोर्स, इकोनॉमिक्स क्या है, कोई न्यूटन्स की लॉ तो है नहीं, ये मैन मेड है। तो समय के साथ साथ क्या होता है, इसमें नए नए थ्योरीज आते रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको उसके हिसाब से पढ़ना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, और जब नई थ्योरी आती है तो ये अंडरस्टूड है कि कुछ ना कुछ पुराने थ्योरीज के ड्रॉबैक्स होंगे, उनको ओवरकम करने के लिए ये आती है। ठीक है जी। तो क्या है सर? देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर आपने अभी रिसेंटली कैसे पढ़ा है? आपने ये पढ़ा है कि ये आपका है बजट लाइन, और ये आपका इंडिफरेंस कर्व का बहुत सारा मैप होगा। उसमें से आपने ये बंडल चूज़ किया, और ये बंडल मतलब क्या, यहाँ पे x2 और यहाँ पे x1, ये x1 x2 बंडल आपने क्या किया, चूज़ किया। इसको क्या कहते हैं? इसको ऑप्टिमल बंडल कहते हैं। और ये ऑप्टिमल बंडल से क्या डिसाइड होता है? डिमांड डिसाइड होता है। इसी से हम लोग क्या बनाते थे? डिमांड कर्व बनाते थे ऑप्टिमल बंडल से। ये तो पढ़ा आपने अभी तक। आपने पहले पढ़ा बजट लाइन, फिर पढ़ा इंडिफरेंस कर्व्स के बिहेवियर्स पढ़ा, उसके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स पढ़ा, फिर ऑप्टिमल पढ़ा, फिर चॉइस में कन्वर्ट किया, फिर उसको डिमांड में लाया। पहले 1 to 5 चैप्टर्स तो यही थे। इससे आपने कंज्यूमर्स बिहेवियर को स्टडी किया। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये इम्प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, अनप्रैग्मेटिक है। इट्स नॉट प्रैग्मेटिक। क्यों सर? अब ये बताइए कि क्या ऐसा होता है कि अगर आप किसी कंज्यूमर्स के बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हो तो क्या कंज्यूमर ऐसा करता है क्या? कोई आप अपने आप को कंज्यूमर मान लीजिए, मैं अपने आप को कंज्यूमर मानता हूँ, तो क्या ऐसा करता हूँ क्या कि मेरी पॉकेट में जितने पैसे हैं, मैं पॉकेट में पैसे रखता हूँ, और पहले मैं अपना बजट लाइन ड्रॉ करता हूँ, फिर इंडिफरेंस कर्व की मैप निकालता हूँ, अब फिर मैं ये ऑप्टिमल बंडल चॉइस चूज़ करता हूँ, अब फिर जाकर के मार्केट में सामान परचेज करने जाता हूँ। ऐसा होता है क्या? आप देखो ना, आपके घर वाले सामान खरीदने जाते होंगे, आप खरीदने जाते होगे, आप पॉकेट में पैसे लिए और निकल पड़े, मार्केट में गए, किसी शॉप में घुसे, जो सामान आपको परचेज़ करना है, ढेर सारा ऑप्शन वहाँ मौजूद है, एक सामान के 10 मतलब मॉडल्स मौजूद हैं, कंपनी मौजूद है, वो आपने देखा, जो आपको आपके सेल्समैन ने समझाया उनको ध्यान में रखा, अपने पॉकेट का ख्याल रखा, और जो चीज़ पसंद आया आपने उठा लिया। आप मोबाइल खरीदने जाते हो, 10 ब्रांड होते हैं वहाँ पे। जो ब्रांड आपको पसंद आता है, जो आपने यूट्यूब्स पे या फिर फेसबुक पे या सोशल मीडिया और भी साइट्स हो सकते हैं, या फिर पेपर मैगजीन्स जहाँ पढ़ के या सेल्समैन के समझाने से, एडवर्टीजमेंट को देख के जो आपके दिमाग में बात बनती है, आप शॉप पे जाते हैं। आप पहले से डिसाइडेड तो नहीं होते, लेकिन शॉप पे जाने बाद 2 4 5 ब्रांड को देख के आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये लेना। लेकिन जो आप चूज़ करते हो ना, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे बंडल होते हैं जिसको आप चूज़ कर सकते थे। आपकी क्षमता थी, आपकी हैसियत थी खरीदने की। मैं समझ गया, मैं हैसियत वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। आपकी क्षमता थी खरीदने की। आप मान लो एक 50,000 का मोबाइल खरीदने जाते हो, तो 50,000 के मोबाइल में बहुत ऑप्शन था आपके पास।
लेकिन आप उसमें से कोई एक ही परचेज़ करोगे। कोई मोबाइल अगर 1 लाख की है तो वो आपके पास ऑप्शन में था ही नहीं, क्योंकि आप वो परचेज ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि 1 लाख आपके पास था ही नहीं, आपका बजट ही 50,000 का है। लेकिन 50,000 या उसके कम में भी आपके पास 10, 20, 25 ब्रांड है, उसमें से कोई एक ही पिकअप करोगे आप। लेकिन उसको चूज़ करने से पहले आपने कोई बजट लाइन नहीं बनाई घर में बैठ करके, ना आपने कोई डिमांड का ये प्रेफरेंस इंडिफरेंस कर बनाया, ना कोई ऑप्टिमल बंडल चूज़ किया, ना कोई डिमांड कर बनाई। ऐसा करता है क्या कोई इंसान? बिल्कुल नहीं करता है। ये एक कंज्यूमर्स बिहेवियर पढ़ने का एक तरीका तो है जो हम पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये उतना प्रैग्मेटिक नहीं है, उतना प्रैक्टिकल नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट होता तो हम पढ़ाते ही क्यों, या बुक में होता ही क्यों है। लेकिन जब इसमें कुछ ना कुछ कमी थी प्रैक्टिकलिटी में, तभी जा करके एक नया कॉन्सेप्ट आया, और वो क्या आया? रिवील्ड प्रेफरेंस का आया। तो मुझे तो ये बात समझाने में मैं समझता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ कि भाई मुझे रिवील्ड प्रेफरेंस तरीके से कंज्यूमर्स बिहेवियर को पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अभी तक मैं जिस तरीके से पढ़ रहा था वो तरीका सफिशिएंट नहीं था, वो तरीका ठीक नहीं था। और इससे पहले भी एक तरीका था जो आपने पढ़ा होगा, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी पढ़ा होगा आपने, जहाँ पे कार्डिनल अप्रोच था। वो तरीका भी, उसमें भी फ्लॉज थे, तभी तो ये आया था ऑर्डिनल, और ऑर्डिनल में फ्लॉज है तो उसको ओवरकम करने के लिए कौन आया? रिवील्ड आया। लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी है, इसलिए उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो भी अभी चल रहा है और चलेगा भी, ठीक है ना। लेकिन अभी मेरा फोकस किस पे रहेगा? रिवील्ड प्रेफरेंस पे रहेगा। क्या है सर रिवील्ड प्रेफरेंस? देखो, मैं चाहता हूँ थ्योरेटिकली बातें तो हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझा देता हूँ। मैंने क्या कहा? 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़ के मोबाइल आपको खरीदने थे। चलिए अब मैं देखता हूँ, एक काम करता हूँ। ये देखिए, बजट लाइन तो आपको पता ही था, बजट लाइन क्या आपके पास है। बजट तो सबको पता होता है कि हमारा बजट क्या है, उसको ड्रॉ करने में, समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। 50,000 रुपये का मोबाइल खरीदना चाहते थे, मान लो आपके इनकम के हिसाब से 50,000 के लिए मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये बजट लाइन है। हालांकि बजट लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? P1 चाहिए, P2 चाहिए, और क्या चाहिए? M चाहिए। M मतलब इनकम। तो M तो डिसाइड कर लिया मैंने, क्या? 50,000। P1 किसी एक मोबाइल की प्राइस, P2 किसी दूसरे मोबाइल की प्राइस, दो ही गुड्स लेकर के चलो। अगर मान लो ढेर सारे लेके चलोगे तो कंपोजिट गुड्स हो जाएगा, वो सब उधर की तरफ अभी मत जाओ, रहो यहीं पे। आपने क्या किया? बजट लाइन ड्रॉ कर लिया। आप जानते हैं कि बजट लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे क्या बजट सेट है, कोई भी पॉइंट्स आप परचेज कर सकते हो, इवन ऑन द बजट लाइन आप परचेज कर सकते हो। बजट लाइन से बाहर आप नहीं परचेज कर सकते, ये बियॉन्ड कैपेसिटी हो गया, ये बात भी आप जानते हैं। अभी उसके बारे में बात ही मत करो, इसको छोड़ दो बिल्कुल, बियॉन्ड बजट लाइन को। ऑन द बजट लाइन एंड बिलो द बजट लाइन बात करो। कितना ऑप्शंस था आपके पास, कितने बंडल आप चूज कर सकते? इन्फिनाइट, बहुत सारे थे। सबकी बात मैं क्यों करूँ मैं, चलो एक दो की बात करता हूँ मुश्किल से। मान लीजिए आपने क्या किया, लास्टली आपने क्या किया? आपने ये बंडल चूज किया, X1 X2। आपने देखा मैं प्रैक्टिकली थोड़ा ज़्यादा इसको ठीक मानता हूँ, इसलिए मैं इसको एकदम प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूँ कि 50,000 की इनकम है, बजट लाइन ड्रॉ कर ली, मार्केट से प्राइस तो पता चल ही जाता है इंसान को। बजट लाइन आपने दिमाग में बना ली अपनी, और आपने सोच लिया कि मुझे ये बंडल परचेज करना है, X1 X2। कोई, आप देखिए यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर कैसे पढ़ा जा रहा है, पहले कैसे पढ़ा जा रहा था? पहले क्या था? पहले था किसी कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस पता करो, फिर उसके हिसाब से क्या बनाओ? इंडिफरेंस कर्व का मैप्स बनाओ, फिर उसका बजट लाइन बनाओ। पहले की बात कर रहा हूँ, जो भी पढ़ाया मैंने आपको कुछ क्लासेस पहले। फिर बजट लाइन को इंडिफरेंस मैप से देख के फिर क्या निकालो? ऑप्टिमम बंडल निकालो। अब फिर उससे क्या निकालो? डिमांड कर्व निकालो। पहले ये तरीके थे, लेकिन इसमें कमी क्या थी कि क्या किसी कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस पता करना इतना आसान है? एक बंदा क्या बताता है कि हमारी प्रेफरेंसेस क्या है? क्या सबसे पूछते फिरोगे क्या आप? एकदम पॉसिबल नहीं है। किसके किसके घर में जाके किससे किससे पूछोगे क्या प्रेफरेंसेस आपकी है? नहीं पॉसिबल है। लेकिन आपने क्या देखा कि मैंने पहले प्रेफरेंसेस डिसाइड किया यहाँ पे, और लास्ट में कहाँ गए? डिमांड पे गए। प्रेफरेंसेस से डिमांड डिसाइड किया, जबकि जानते हो यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ होने वाला है कि अगर एक्चुअल लाइफ में किसी कंज्यूमर का बिहेवियर देखो तो वो पैसा लेके मार्केट जाता है और सामान खरीद के आता है। अब जो सामान खरीदने का उसका पैटर्न है
उस पैटर्न को स्टडी करो तो आप प्रेफरेंसेस पता कर सकते हो। मतलब क्या है, एक कंज्यूमर मार्केट में जाता है, अपने हैसियत के हिसाब से सामान परचेज करता है, मतलब वो डिमांड करता है। उसके डिमांड को अगर आप स्टडी करो तो उस बंदे का क्या पता कर सकते हो आप, प्रेफरेंसेस पता कर सकते हो। इसकी क्या प्रेफरेंस है, क्या प्राथमिकता है, क्या चॉइस है, क्या ये खरीदना चाहता है। जस्ट उल्टा हुआ है। यहाँ क्या था, यहाँ प्रेफरेंसेस पहले पता किए और तब जाके डिमांड तक पहुँचे, जबकि प्रेफरेंस पता करना इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि बंदा तो मार्केट जाता ही है, सामान तो खरीदता ही है, कोई भी इंसान जाता है। भाई परचून की दुकान पर जाओ, वहाँ से खरीद लो ग्रॉसरीज, मोबाइल जाओ खरीद लो, कपड़े जाओ खरीद के लो, लोग करते ऐसे ही हैं। तो लोगों का डिमांड तो आप मार्केट से पता कर सकते हो, और डिमांड जब पता चल गया ना तो एक्चुअली आप कहाँ तक पहुँच सकते हो, प्रेफरेंसेस तक पहुँच सकते हो। तो देखो ना, ये जो रिवील्ड प्रेफरेंस कॉन्सेप्ट है ये जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, लेकिन है अच्छा। ठीक है सर, तो क्या हुआ कि आपकी क्या डिमांड है, आपकी डिमांड है X1 X2, ये बंडल आपका डिमांड है, आप ये परचेज करना चाहते हो। जबकि आपके लिए क्या पॉसिबल था, आपके लिए Y1 Y2 भी पॉसिबल था, और यहाँ ले लो, ये बंडल ही पॉसिबल था। आपके लिए Z1 Z2 भी पॉसिबल था। देखो ना, एक बंडल मैंने अंदर ले लिया, एक बंडल मैंने बाहर ले लिया, मतलब ऑन द कर्व ले लिया, बजट लाइन ले लिया, दोनों पॉसिबल था। अगर आप X परचेज करते तो भी और आप Z परचेज करते तो भी आपके पास पैसे कुछ भी नहीं बचते, क्योंकि आप बजट लाइन पे हो, सारे खर्च कर देते आप। लेकिन अगर आप Y परचेज करते तो कुछ पैसे आपके पास बच जाते, बजट लाइन के अंदर परचेज करते तो कुछ पैसे बच जाते। मज़ा आ गया, ठीक है ना, पक्की बात, पक्की बात। यहाँ क्या हुआ कि जब आपके पास ढेर सारे ऑप्शन थे, उसमें से आपने ये ये बंडल परचेज किया, इसका मतलब है कि आपका प्रेफरेंस क्या हो गया, रिवील्ड हो गया। रिवील्ड होना मतलब क्या होता है, अनरेवल हो जाना, मतलब सामने आ जाना। जो बातें आपकी आत्मा के अंदर छुपी हुई थी जब तक आपने मोबाइल नहीं परचेज किया था, क्या था आपके अंदर था, दुकानदार समझा रहा है कि ये भी ले, वो भी देखो, इसमें ये खास बात, उसमें वो खास बात। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप सोच रहे हैं, पलट पलट के देख रहे हैं, लेकिन एक बार जब आपने बिल कटा ली, आपने पसंद कर लिया, बयाना दे दिया, आपने समझ लिया कि ख़रीदना है, इसका मतलब आपकी प्रेफरेंसेस क्या हो गई, रिवील्ड हो गई। जो प्रेफरेंसेज आपकी आत्मा के अंदर थी वो बाहर आ गई। रिवील्ड का मतलब यही होता है, सब कुछ सामने आ जाना। तो ये कहलाता है रिवील्ड प्रेफरेंस। अब आपकी क्या हो गई, ये बंडल क्या हो गया, ये बंडल आपने डिमांड करी, और डिमांड करने के साथ ही प्रेफरेंस क्या हो गया आपका, रिवील्ड हो गया, रिवील्ड प्रेफरेंस हो गया। अब आप कहोगे सर प्रेफरेंसेस के पीछे रिवील्ड क्यों लगा रहे हो आप, देखो वजह है, प्रेफरेंसेस में और रिवील्ड प्रेफरेंसेस में भी डिफरेंस है, प्रेफरेंसेस में और रिवील्ड प्रेफरेंस में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर, बताता हूँ अभी, देखो वेट तो करो सेकंड भर के लिए। आपके पास प्रेफरेंसेस है, आप चाहते हो कि मैं सैमसंग मोबाइल ले लूँ, मैं Xiaomi ले लूँ, मैं रेड कोई भी ले लूँ, या एप्पल ले लूँ, कोई मोबाइल ले लूँ। अभी आपने उसकी प्रेफरेंसेस दिखाई है, मैं ये भी ले सकता हूँ, मैं ये भी ले सकता हूँ, ये प्रेफरेंसेस है। लेकिन जब एक्चुअली आपने कोई एक मॉडल पसंद कर ली और परचेज कर ली, तो फिर वो क्या हो गया, प्रेफरेंसेज आपकी रिवील्ड हो गई। किसी चीज़ की ख्वाहिश दिखाना, किसी चीज़ की इच्छा दिखाना, वो प्रेफरेंसेज होता है। वो सिर्फ प्रेफरेंसेज, आपकी प्राथमिकता है, आप चाहते हो लेकिन आपने लिया नहीं है। लेकिन जब आप एक्चुअली परचेज करते हो तो क्या होता हो, तो फिर प्रेफरेंसेज रिवील्ड हो जाती है। प्रेफरेंसेज में रिवील्ड प्रेफरेंसेज में ये डिफरेंस है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। ठीक है सर, अब देखिए, अब मैं बताता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार मैं फिर ग्राफिकली आपको समझाता हूँ, मतलब एक बॉक्स बना के समझाता हूँ। देखो, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, प्लस व्हाट, बजट कंस्ट्रेंट। इनको मिला के क्या करते हैं आप, इनको मिला करके आप ऑप्टिमल चॉइस निकालते हैं। अभी तो समझाया मैंने आपको। और ऑप्टिमल चॉइस से आप क्या निकालते हैं, डिमांड निकाले, तो वही डिमांड है, ऑप्टिमल चॉइस ही डिमांड है, डिमांड निकाली। ये तो हुआ नॉर्मल तरीका। लेकिन अब क्या होता है, अब होता है आपको कंज्यूमर्स डिमांड दिया होता है। रिवील्ड प्रेफरेंस में क्या होता है, कंज्यूमर डिमांड आपको क्या है पता है, कंज्यूमर डिमांड से आप क्या निकालते हो, प्रेफरेंसेस निकालते हो।
डिमांड से आप कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस पता करते हो, प्रेफरेंसेस से डिमांड पता करना पुराना कॉन्सेप्ट था, एंड डिमांड से प्रेफरेंसेस पता करना अब कॉन्सेप्ट आ गया। अब आप कहोगे सर ठीक है सब कुछ, लेकिन इसका नोट, इसको अब लिखा है नहीं, चिंता मत करो, मैं दिखाऊंगा भी आपको, मैंने पहले भी दिखा रहा, कभी भी दिखाऊंगा, सारे नोट्स आपको क्या होंगे, मिलेंगे, इसकी चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिवील्ड प्रेफरेंस कॉन्सेप्ट। लेकिन रिवील्ड प्रेफरेंस को अगर मैं अल्जेब्रिकली प्रेजेंट करूँ तो कैसे प्रेजेंट करूँगा, आइए लिखिए टॉपिक इसका। ग्राफिकली मैं दिखा दिया आपको कि आपके पास बहुत सारे बंडल परचेज करने का ऑप्शन था, लेकिन आपने क्या किया, X1 X2 ही परचेज किया, ठीक है। तो सर अब इसको हम ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, लिखिए, सॉरी अल्जेब्रिकली, अल्जेब्रिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। कैसे सर, देखो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, आपने सामान परचेज किया तो अपने बजट के अंदर परचेज किया है। तो मान लीजिए X1 परचेज किया, X2 परचेज किया, X1 की प्राइस कितनी है, P1 है, और X2 की प्राइस कितनी है, P2 है। तो ठीक है, आपने जो परचेज किया इसमें कितना खर्चा किया आपने, X1 P1, इसमें कितना खर्चा किया आपने, X2 P2। इनको आप अगर प्लस कर दो तो किसके बराबर हो गया, M के बराबर, क्योंकि जितने पैसे आपके पास थे आपने सारे खर्च कर दिए। तो साफ साफ बात क्या निकला, P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वस टू क्या आ गया, M आ गया। ये तो सर तो बजट लाइन का इक्वेशन है, तो मैं क्या करूँ और कहाँ से लाऊँ, वही तो इक्वेशन होगा जब सामान परचेज करेंगे तो। ठीक है सर, अगर मान लीजिए, लेकिन एक बात और है, अगर मान लो कि आपके पास Y1 था उसका प्राइस P1, Y2 था उसका प्राइस P1 P2, तो इससे क्या होता, इससे होता P1 Y1 प्लस P2 Y2, इससे क्या होता, ये होता इक्वस टू M नहीं होता, ये होता लेस देन M। अगर वो परचेज करते, हालांकि किया नहीं आपने, तो वो क्या होता, लेस देन M होता, क्योंकि वो बजट के कहाँ था, अंदर था, देखो ना वो बंडल कहाँ था, Y1 ये यहाँ था। इसका मतलब आप सारा खर्च नहीं किया आपने, उससे कम खर्च किया अगर ये परचेज करते तो। सिमिलरली अगर आप Z1 Z2 परचेज करते P1 P2 प्राइस पे, तो ये क्या होता, ये होता P1 Z1 प्लस P2 Z2 इक्वस टू वॉट, M होता है, ये भी इक्वस टू M हो जाता। तो इसका मतलब हम दिखाएं कैसे, कैसे शो करें इसको, देखो फाइनली हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसका मतलब हमने परचेज क्या किया, P1 X1 प्लस P2 X2, हमने ये परचेज़ किया, हमने ये बंडल परचेज़ किया, और ये बंडल हमारा क्या हो सकता है, ये बंडल हमारा या तो ज़्यादा हो सकता है या बराबर हो सकता है, किससे, रेस्ट ऑल बंडल से, रेस्ट ऑल बंडल से ज़्यादा या बराबर हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी ले सकते हो आप, जैसे मान लो P1 Y1 ले लो, आप प्लस वट P2 Y2 ले लो, ठीक है ना, किसी बंडल से ज़्यादा या बराबर हो सकता है, ज़्यादा या बराबर हो सकता है, इस तरह की प्रेजेंटेशन है। क्यों ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये P1 Y1 अगर बजट लाइन के ऊपर होता तब तो ये बराबर होता, इक्वल होता, और अगर ये मान लो कहाँ है, उसके अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, कम है। तो जो बंडल आपका रिवील्ड प्रेफरेंस है वो ऑलवेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर होगा, रिवील्ड प्रेफरेंस वाला मोर होगा या इक्वल होगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता, इसका उल्टा नहीं हो सकता, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका एक प्रेजेंटेशन है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो रिवील्ड प्रेफरेंस बंडल होगी ना वो आपको इस तरह से दिखाई देगा, P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वस टू और मोर देन व्हाट P1 Y1 प्लस P2 Y2, या वहाँ पे Z1 Z2 भी ले सकते हो आप। लेकिन यहाँ कैसा रिवील्ड है, ये डायरेक्टली रिवील्ड है, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्टली रिवील्ड, ये डायरेक्टली रिवील्ड है। क्यों सर डायरेक्टली रिवील्ड क्यों होता है, क्योंकि आपके सामने जो बंडल था वो सामने था, और एक्चुअली उनमें से आपने चूज कर लिया कौन सा लेना आपको, ये डायरेक्टली रिवील्ड है। तो इसका मतलब क्या कुछ इनडायरेक्टली रिवील्ड भी होता है सर, होता है, दिखाऊंगा अभी आपको, इनडायरेक्टली रिवील्ड भी होता है। कैसे सर बता दो, देखो मान लीजिए कि आपने X1 X2 बंडल चूज किया, किससे, किसके ऊपर, Y1 Y2 के ओवर, फिर आपने क्या किया, Y1 Y2 बंडल चूज किया Z1 Z2 के ओवर के कंपैरिजन में, ऐसा होता है। देखो इसका साफ मतलब है कि आप इनडायरेक्टली, देखो ये डायरेक्टली रिवील्ड हो रहा है, ये भी डायरेक्टली रिवील्ड है, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि X1 X2 आप रिवील्ड कर रहे हैं
रिवील प्रेफरेंस आपकी है Z1 Z2 के ओवर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास दो बंडल परचेज करने के ऑप्शन थे, रिवील प्रेफरेंस का मतलब समझा चुका हूँ कि आपने एक्चुअली बंडल परचेज किया है, X1 X2 और Y1 Y2 दोनों परचेज करने के ऑप्शन थे, तो आपने रिवील प्रेफरेंस क्या दिखाई? आपने परचेज क्या किया? आप जैसे ही आप परचेज करते हो आपकी प्रेफरेंस रिवील होती है, तो क्या रिवील किया आपने? ये रिवील किया। यहाँ पे क्या रिवील किया? ये रिवील किया। तो अंडरस्टूड है कि जब X1 X2 और Z1 Z2 में परचेज करने की बारी आएगी, कंपैरिजन होगा, तो आपका ये रिवील्ड प्रेफरेंस होगा। सर जोरी है क्या? ऑफ कोर्स जोरी है। ये इसने क्या कर रखा है? ये इसने मान रखा है, इसने मान रखा है कि भाई आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर X1 X2 इज व्हाट रिवील्ड प्रेफर ओवर Y1 Y2 एंड Y1 Y2 इज रिवील्ड प्रेफर्ड ओवर Z1 Z2, तो ऑफ कोर्स ट्रांजिटिविटी कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अगर ट्रांजिटिविटी आपने फॉलो नहीं किया, इसका मतलब है कि आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं है। इसका मतलब रिवील्ड प्रेफरेंस पढ़ने के लिए या इकोनॉमिक्स में कहीं भी कुछ पढ़ने के लिए कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होना चाहिए? कंज्यूमर्स बिहेवियर क्या होना चाहिए? होना चाहिए कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट बिहेवियर होना चाहिए। कंज्यूमर्स बिहेवियर शुड बी व्हाट? कंसिस्टेंट। कंज्यूमर बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए कि रात में कुछ और, परसों कुछ और, तरसों कुछ और। एक सर्टेन टाइम पीरियड पे, मान लो ये सर्टेन टाइम पीरियड है, इस सर्टेन टाइम पीरियड पे कंज्यूमर बिहेवियर कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर उसकी कंसिस्टेंसी बिगड़ गई तो इसका मतलब आप कोई भी कॉन्सेप्ट पे, कोई भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे, और रिवील्ड प्रेफरेंस का कोई भी कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये भी आपको एक समझ लो एक्जिम है, आपको मानना पड़ेगा कि भाई ये आपका कंज्यूमर बिहेवियर क्या कंसिस्टेंट। और ये भी चेक भी करना है आपको, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में जब हम पढ़ाएंगे आपको भी, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में जब पढ़ाएंगे आगे, तो हम यही पढ़ाएंगे आपको कि टू चेक व्हाट, टू चेक व्हाट, टू चेक कंसिस्टेंट बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। मतलब ये चैप्टर में सारा कुछ यही है, टू चेक द कंसिस्टेंट बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे चैप्टर में आपको यही चेक करना है, टू चेक द कंसिस्टेंट बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर का बिहेवियर कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर कंसिस्टेंट नहीं है, इसका मतलब उसका प्रेफरेंस रिवील नहीं हुआ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, इसका मतलब यहाँ धारणा बना लो कि भाई इसके आगे यही होना ही है। पूरे चैप्टर में हम ये देखना चाहेंगे कि कंज्यूमर किस बंडल को परचेज करता है, कहाँ पे उसकी प्रेफरेंस रिवील होती है, आपके पास चॉइस क्या 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 थे परचेज करने का, उसके कंपैरिजन में कौन सी बंडल रिवील प्रेफरेंस में आ गया, मतलब कौन सी बंडल पे आपकी प्रेफरेंस क्या हो गई है? रिवील हो गई है। और आपका बिहेवियर कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंट बिहेवियर देखने के लिए हमें दो चीज़ देखना पड़ता है, डायरेक्टली रिवील्ड और इनडायरेक्टली रिवील्ड। ठीक है ना? डायरेक्टली रिवील्ड और इनडायरेक्टली रिवील्ड दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। और इनडायरेक्टली रिवील्ड क्या इसका रोल है, अभी बताता हूँ। दोनों का रोल है। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में कंज्यूमर के बिहेवियर को कंसिस्टेंसी उसकी चेक करने के लिए हम डायरेक्टली रिवील्ड भी चेक करते हैं और इनडायरेक्टली रिवील्ड भी चेक करते हैं। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, अभी बताता हूँ। एक बात जान लो, अगर मैंने ऐसा लिखा कि X1 X2 बंडल इज डायरेक्टली रिवील्ड ओवर व्हाट Y1 Y2, ठीक है ना, तो डायरेक्टली रिवील्ड लिखने का तरीका ही है। ठीक है ना, ये बात होगी यहाँ तक। ठीक है, आइए कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको एक दो लाइन में लिखा भी देता हूँ आपको। आइए जी, जितनी बातें अभी तक पढ़ाई हो लिखिए उस चीज़ को। अभी स्टार्ट कर लीजिए, एक तरह से आपको नोट भी बन जाएगा और साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा। लिखिए, रिवील्ड प्रेफरेंस इज अ रिलेशनशिप, इज अ रिलेशनशिप, किसमें रिलेशनशिप? बिटवीन द एक्चुअल बंडल, बिटवीन द एक्चुअल बंडल डिमांडेड, देखा मैंने वर्ड क्या लिखा, डिमांडेड मतलब परचेज्ड है वाली बात है, डिमांडेड, एंड बंडल दैट कुड हैव बीन डिमांडेड, एंड द बंडल that could have been
डिमांडेड, एंड द बंडल दैट कुड हैव बीन डिमांडेड, जो बंडल आपने डिमांड की है और जो बंडल आप डिमांड कर सकते थे, उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है? रिवील्ड प्रेफरेंस। दैट कुड हैव बीन डिमांडेड एट अ डिफाइंड बजट, मतलब बजट लाइन आपके पास दिया हुआ है, एट अ डिफाइंड बजट, डिफाइंड बजट, P1 दे रखा है, P2 दे रखा है और M दे रखा है। P1 P2 M दे रखा होता तो क्या होता? बजट आपकी क्या डिफाइंड है, उस डिफाइंड बजट पे आपने परचेज किया। मान गए? यस सर। और थोड़ा सा लिखो, लेट x1 x2 बी द चोजन बंडल, chosen bundle, x1 x2 be the chosen bundle when prices are P1 P2। भाई इतना लंबे समय से आप लगातार सुन रहे थे, समझ रहे थे, तो थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा ना लिखोगे तो, और सारा कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा? दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। एंड लेट y1 y2 be the some other bundle, be some other bundle such that, और वैसा दिया हुआ है such that P1 x1 plus P2 x2, such that P1 x1 plus P2 x2 is more than or equals to P1 y1 plus P2 y2. If consumer is choosing the most preferred bundle, if consumer is what? Is choosing what? Most preferred bundle, choosing the most preferred bundle, consumer is choosing the most preferred bundle he can afford, जो वो अफोर्ड कर सकता उसमें से मोस्ट प्रेफर्ड बंडल को उसने क्या किया? चूज किया है। ही मतलब शी भी लिख सकते हो अपने हिसाब से आप, ही और शी कैन अफोर्ड। वी मस्ट हैव, सारे अवेलेबल बंडल में उसने मोस्ट प्रेफर्ड बंडल को चूज किया, इसका मतलब क्या हुआ? वी मस्ट हैव x1 x2 is revealed preferred to y1 y2, we must have x1 x2 is revealed preferred to y1 y2। मान गए यहाँ तक बात है? यस सर। इफ x is revealed preferred to y, ये बंडल है x और ये बंडल है y, x बंडल में क्या है? x1 x2, y बंडल में क्या? y1 y2। अब देखो, इफ x is revealed preferred to y, if x is revealed preferred to y, if x is revealed preferred to y, doesn't that automatically mean उसका मतलब ये नहीं होता है mean that x is preferred to y, that x is preferred to y, if x is revealed preferred to y, doesn't that automatically mean x is preferred to y। मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था, x is revealed preferred to y and x is preferred to y में डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है, उसी को यहाँ क्लियर कर रहा है। द आंसर इज रिवील प्रेफर्ड, रिवील्ड प्रेफर्ड जस्ट मीन दैट, उसका मतलब क्या हुआ? रिवील प्रेफर्ड जस्ट मीन दैट
X was chosen when Y was ahead of affordable. Sorry, just mean that X was chosen when Y was affordable. The answer is revealed preferred just mean that X was chosen. आपने X को चूज किया जबकि Y भी क्या था, अफोर्डेबल था. आपने X को चूज किया, इसका ये मतलब है when Y was affordable. अब देखो ये तो रिवील्ड प्रेफरेंस का मतलब हुआ. अब यहाँ मैं क्या समझा रहा हूँ कि प्रेफरेंस का क्या मतलब हुआ. ये तो रिवील्ड प्रेफरेंस की बात हो गई. अब आप समझो प्रेफरेंस का क्या मतलब हुआ. प्रेफरेंस मीन दैट प्रेफरेंस मतलब आपने परचेज नहीं किया, सिर्फ प्रेफरेंस दिखाई है. प्रेफरेंस मीन दैट कंज्यूमर रैंक्स एक्स अहेड ऑफ वाई. कंज्यूमर रैंक्स एक्स अहेड ऑफ वाई. कंज्यूमर क्या करता है, एक्स को रैंक करता है वाई के ओवर. कंज्यूमर रैंक्स एक्स अहेड ऑफ वाई. समझ गए. प्रेफरेंस मीन दैट, प्रेफरेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि कंज्यूमर ने क्या किया, रैंकिंग की है किसको, एक्स को ओवर वाई. लेकिन रिवील्ड प्रेफरेंस का मतलब हुआ कि कंज्यूमर ने चूज कर लिया उसको, परचेज कर लिया उसको, जबकि वाई भी क्या था, अफोर्डेबल था. दोनों में ये डिफरेंस है. देखो प्रेफरेंसेस तो किसी में भी दिखा सकते हो आप. जैसे मान लो ढेर सारा बंडल है, कुछ बंडल आप परचेज कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, तो भी आप प्रेफरेंसेस तो शो कर सकते हो. जैसे मान लो एक मोबाइल है 50,000 रुपये का, दूसरा मोबाइल है 1 लाख रुपये का. ठीक है ना. मेरी इनकम सिर्फ 50,000 की है, इनकम 50,000 की है. लेकिन जहाँ तक प्रेफरेंस का सवाल है, प्रेफरेंस तो मैं किसी भी मोबाइल को कर सकता हूँ. 1 लाख वाला मोबाइल का भी प्रेफरेंस दिखा सकता हूँ. मेरी प्रेफरेंस में ये है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये होता. बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. मेरे पास 50,000 रुपये है, मार्केट में गया, 2 मोबाइल है, 50,000 का मोबाइल भी है, 1 लाख का मोबाइल भी है. मेरी प्रेफरेंसेज में तो 1 लाख का मोबाइल है. तो प्रेफरेंसेस का तो बजट से कोई मतलब नहीं है. हम तो जो भी बजट हमारी है, हम प्रेफरेंसेस तो उससे ऊपर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि प्रेफरेंसेस तो सिर्फ प्रेफरेंस शो करना होता है कि मुझे क्या पसंद है, कौन सा ले लिया हमने. तो प्रेफरेंसेस कोई भी हो सकता है. लेकिन अगर एक्स वाई में से मैं किसी को चूज़ करूँगा तो चूज़ उसको करूँगा जो मेरे लिए क्या होगा, अफोर्डेबल होगा. और जिसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ वो भी अफोर्डेबल है. उन दोनों में से मैं किसी एक को चूज़ कर रहा हूँ. इसका मतलब वहाँ पे जाके क्या हो गया, रिवील्ड प्रेफर्ड हुआ. मैं आपको यहाँ बताता हूँ, थोड़ा सा लिख के देखो. मान लो कि मेरे पास 2 मोबाइल है, M1 M2. ध्यान दो, इसका भी कॉस्ट 50,000, इसका भी कॉस्ट 50,000. मैं दोनों में से कोई भी परचेज़ कर सकता हूँ. मैंने ये परचेज़ किया, इसका मतलब क्या, ये रिवील्ड प्रेफर्ड हो गया. लेकिन मेरे पास 2 मोबाइल है, M1 M2. इसकी कॉस्ट 50,000 है, इसकी कॉस्ट 1 लाख है. मैंने कोई परचेज़ नहीं किया अभी तक, मैंने बस ये दिखाया कि मेरी प्रेफरेंसेज ही है. प्रेफरेंसेज तो कोई भी दिखा लो भाई, प्रेफरेंसेज तो कोई भी शो कर सकते हो. मेरा प्रेफरेंसेज तो है कि मैं पता नहीं कहाँ पे वाशिंगटन डीसी में जाकर घर बना लूँ. इसका मतलब क्या हो गया, प्रेफरेंस तो कोई भी शो कर सकते हो. लेकिन प्रेफरेंस से रिवील्ड प्रेफरेंस में ये डिफरेंस है कि रिवील्ड प्रेफरेंस का मतलब ये हुआ कि आपने एक्चुअली वो बंडल परचेज़ किया और वो हो गया रिवील्ड प्रेफर्ड. और जिसको नहीं परचेज़ किया वो भी अफोर्डेबल था, वो भी अफोर्डेबल था. और यहाँ पे मान लो अगर M1 M2 में आप 50,000 का सामान परचेज़ करते हो तो ये रिवील्ड प्रेफर्ड नहीं हो सकता. पूछो क्यों, क्योंकि 1 लाख का आप परचेज ही नहीं कर सकते थे. रिवील्ड प्रेफर्ड होने के लिए दोनों बंडल क्या होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, या 2 क्या 4 5 जो भी हो, उसमें से कोई एक चूज़ किया आपने. लेकिन एक बंडल आपके लिए अफोर्डेबल है, आपकी इनकम 50,000 की है, दूसरी बंडल आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है और आपने ये बंडल परचेज़ किया, तो इसको रिवील्ड प्रेफर्ड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये अफोर्डेबल था ही नहीं. हाँ, प्रेफरेंस ज़रूर कह सकते हैं कि हमारी प्रेफरेंस ये है, लेकिन हमने परचेज़ नहीं किया अभी तक. मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए, लेकिन फिर भी मैं एक बार और बोल देता हूँ. जब रिवील्ड प्रेफर्ड की बात आएगी तो रिवील्ड प्रेफर्ड में से जो बंडल आपने चूज़ किया है और उसको जिसके कंपैरिजन में चूज़ किया है, वो सारे बंडल भी आपके लिए क्या था, अफोर्डेबल था. आपने चूज़ नहीं किया. लेकिन जब प्रेफरेंसेस की बात आएगी तो वहाँ पे कोई बंडल हो, चाहे हमारे बजट में हो, हमारे बजट में नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम प्रेफरेंसेस अपनी कहीं पे भी शो कर सकते हो, क्योंकि मुझे खरीदना थोड़ी है, सिर्फ प्रेफरेंस ही दिखाना है. मज़ा आ गया, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते. ठीक है ना. ये बात है. कहाँ था लिखा, ahead of y. द प्रिंसिपल ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस कैन बी स्टेटेड बाय सेइंग. लिखो, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है.
एक दो सेंटेंस और लिखिए। द प्रिंसिपल ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, रिवील्ड प्रेफरेंस, आर एफ लिख देता हूँ, सॉरी आर पी लिख देता हूँ मैं आपको। द प्रिंसिपल ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस कैन बी स्टेटेड बाय सेइंग, स्टेटेड बाय सेइंग मतलब रिवील्ड प्रेफरेंस को आप स्टेट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो बाय सेइंग व्हाट, बाय सेइंग इफ अ बंडल एक्स इज चोजन, bundle X is chosen over bundle Y, bundle Y, then X must be preferred to Y, then X must be preferred to Y। अगर आपने किसी बंडल को रिवील्ड प्रेफर्ड किया है, रिवील्ड प्रेफरेंसेज है, तो उसको आपने परचेज किया, दूसरा बंडल भी अफोर्डेबल था, तो रिवील्ड प्रेफरेंस का मतलब हुआ कि वो बंडल आपके प्रेफरेंसेज में भी था। अगर आपकी प्रेफरेंस रिवील हो गई है, आपने उसको परचेज कर लिया है, तो इसका मतलब परचेज करने से पहले भी वो आपको पसंद था। आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई मुझे परचेज करने से पहले वो पसंद नहीं था और परचेज जब किया तो मैंने परचेज कर लिया, ऐसा नहीं होता। जब रिवील्ड प्रेफर्ड है तो प्रेफर्ड भी है, लेकिन इसका उल्टा नहीं पॉसिबल है। रिवील्ड प्रेफर्ड है तो प्रेफर्ड भी है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि प्रेफर्ड है तो रिवील्ड प्रेफर्ड भी है, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ गए? फिर से बोलता हूँ, रिवील्ड प्रेफर्ड है तो प्रेफर्ड भी है, लेकिन प्रेफर्ड है तो रिवील्ड प्रेफर्ड है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने देख लिया यहाँ पे। अच्छा मैंने हटा दिया उसको, फिर चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ फिर से, लिखो। इफ एक्स इज रिवील्ड प्रेफर्ड टू वाई, इफ एक्स इज रिवील्ड प्रेफर्ड टू वाई, इफ एक्स इज रिवील्ड प्रेफर्ड टू वाई, इसका मतलब ये नहीं हुआ, इफ एक्स इज रिवील्ड प्रेफर्ड टू वाई, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि x इज प्रेफर टू y। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या कहानी है। इफ x इज रिवील प्रेफर टू y का मतलब क्या हुआ, x was chosen when y was affordable, when y was affordable, x was chosen when y was affordable। आपने x को चूज किया जब y क्या था, अफोर्डेबल था। इसका मतलब क्या हुआ, ये समझना कि x इज रिवील प्रेफर टू y, इसका मतलब ये नहीं हुआ, ये दोनों सेम नहीं है। x इज रिवील प्रेफर टू y एंड x इज प्रेफर टू y, दोनों सेम बात नहीं है। जब x रिवील प्रेफर टू y है, इसका मतलब है x वो चोजन व्हेन y वाज अफोर्डेबल। x इज प्रेफर टू y का मतलब क्या हुआ कि x व्हाट हुआ, x कंज्यूमर रैंक्स, कंज्यूमर रैंक्स x ओवर y, कंज्यूमर रैंक्स x ओवर y या x अहेड ऑफ y, जो भी लिखना चाहो, दोनों का ये मीनिंग है। अब मैं आपसे जाते जाते पूछूं, अगर मैं कहूं कि x इज रिवील्ड प्रेफर टू y, इसका मतलब क्या हुआ कि x वॉज चोजन व्हेन y वाज अफोर्डेबल, खरीद लिया x को जब y भी खरीद सकता था। और x इज प्रेफर टू y का मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर रैंक्स x ओवर y। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर प्रेफरेंस एंड रिवील्ड प्रेफरेंस का मतलब पूछा, डिफरेंस पूछा जाए, तो आप इसका मतलब यही बताएंगे। ठीक है जी, यस सर। ठीक है बच्चे, यहाँ तक। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक जितनी बातें मैंने पढ़ाई उसका एक छोटा सा नोट भी आपको दे दिया और कई राउंड आपको समझा भी दिया। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था कि मुझे कंज्यूमर का रिवील्ड प्रेफरेंस चैप्टर में कंज्यूमर के बिहेवियर की कंसिस्टेंसी को चेक करना होता है, कंसिस्टेंट बिहेवियर कंज्यूमर। और उसको चेक करने के लिए दो बातें हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डायरेक्टली रिवील्ड एंड इनडायरेक्टली रिवील्ड। ये बात मैंने ऊपर भी कई बार लिख रखा है। अब इस पर फोकस करने का टाइम आ गया। डायरेक्टली रिवील्ड एंड इनडायरेक्टली रिवील्ड, ये दोनों बातें प्रूफ होगी तभी जाके कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा, कंसिस्टेंट पता चलेगा, नहीं तो कंसिस्टेंट पता नहीं चलेगा। देखिए कैसे, चलिए ग्राफ से समझाते हैं आपको क्या मतलब है इसका। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मान लो अगर कोई बंडल आपने चूज किया x1 x2
ओवर y1 y2, तो ये डायरेक्टली रिवील्ड हुआ। फिर आपने चूज़ किया y1 y2 ओवर z1 z2, तो ये भी डायरेक्टली रिवील्ड हुआ। लेकिन इन दोनों बंडल से एक बात समझ लो कि इनडायरेक्टली रिवील्ड भी सामने आ गया कि x1 x2 शुड बी व्हाट, रिवील्ड प्रेफर्ड ओवर व्हाट, z1 z2। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे z1 z2 इज़ प्रेफर्ड ओवर x1 x2। ऐसा अगर आप कहोगे, इसका मतलब कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, कंसिस्टेंट नहीं है। इसी को ट्रांजिटिविटी एजम्पशंस कहते हैं। ये बात आपने कई बार पढ़ रखा है। आइए इसको ग्राफिकली दिखाते हैं। देखिए, एक ग्राफ बनाइए, बढ़िया सा ग्राफ। यस सर। अब देखिए क्या है, दो बजट लाइन में ड्रॉ करता हूँ। एक बजट लाइन और ले लेता हूँ, चलो। ये लिखिए आप ए ओ एंड व्हाट, ए ओ एस, सॉरी ए ओ बी कर लीजिए, और इसको दीजिए आर ओ एस। दो हो गए। अब आप यहाँ ये बताइए कि आपके पास कौन कौन सा, देखिए पहले बजट लाइन देखिए, पहला बजट लाइन जो आपका ए बी है, उस ए बी पे मान लो कि आपकी रिवील्ड प्रेफरेंस कौन सी बंडल है, ये बंडल, ये ई है, ये रिवील्ड प्रेफर्ड है। ये क्या है, x1 x2। ये आपका चोजन बंडल है। हाँ, चोजन बंडल ही क्या होता है, रिवील्ड प्रेफर्ड होता है, चोजन बंडल है। ठीक है सर। इसका मतलब हुआ कि अगर ये आपका चोजन बंडल है, इसका मतलब साफ सी बात है कि इसके नीचे जितने भी बंडल्स होंगे, मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ इसके नीचे, ये ब्लू लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, इन सारे बंडल्स में से आपने कौन से बंडल चूज़ किया, ई चूज़ किया। ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए मैं बजट लाइन किस पे जाता हूँ, आर एस पे जाता हूँ। आर एस बजट लाइन पे मान लीजिए आप क्या चूज़ करते हैं, आप चूज़ करते हैं एफ। ये एफ बंडल है, ये आप चूज़ करते हैं। और ये एफ बंडल क्या है, ये है आपका Q1 Q2। और ऑफ कोर्स यहाँ पर इस बंडल पे क्या होगा, उसका इनकम भी क्या होगा, अलग होगा। इस बंडल पे क्या होगा, उसकी इनकम अलग होगी। यहाँ मान लीजिए इनकम कितनी थी उसकी, m थी, यहाँ पे इनकम क्या m डैश है। तो आर एस बजट लाइन की बात करेंगे तो आपका रिवील्ड प्रेफरेंस कौन सा हो गया, एफ बंडल हो गया। उसके नीचे कितने कौन कौन से बंडल हो सकते हैं, कोई भी बंडल है तो मैं ड्रॉ करता हूँ, कोई डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, मैं ग्रीन ले लेता हूँ। इसके नीचे जितने भी लाइन देखो मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रहा हूँ। इन सारे पे आपने क्या किया है, इन सारे बंडल में आपने एफ चूज़ किया है। ठीक है सर। इससे क्या फ़र्क पड़ा, इससे क्या हुआ, देखो जब आप ई चूज़ कर रहे थे, जब आप ई बंडल चूज़ कर रहे थे तो उस वक्त एफ क्या था, अफोर्डेबल था। उस वक्त एफ अफोर्डेबल था। और जब एफ बंडल चूज़ कर रहे थे उस वक्त ई अफोर्डेबल नहीं था। ध्यान दो कैसे, क्योंकि जब मैं ई बंडल चूज़ कर रहा था तो ए बी बजट लाइन के अंदर पड़ता, बजट लाइन के अंदर पड़ता है एफ। लेकिन जब मैं एफ चूज़ कर रहा था तो ई क्या है, उसके बाहर है। बात समझ गए। और मैंने क्या कहा था कि आपको हमेशा से देखना है कि अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ई चूज़ कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता है कि दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या करोगे, एफ चूज़ कर लोगे। ऐसा नहीं। अगर ई और एफ में से अगर आपने ई को चूज़ किया है तो आने वाले टाइम में आपको अपने बिहेवियर को कंसिस्टेंट दिखाना और ई को ही चूज़ करना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता हूँ कंज्यूमर का बिहेवियर इनकंसिस्टेंट, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं। पूछो क्यों, क्योंकि जब हम ई परचेज़ कर रहे थे, जब ई बंडल हम परचेज़ कर रहे थे तो वाई वॉज अफोर्डेबल, ये तो ठीक है। लेकिन जब हम एफ बंडल परचेज़ कर रहे थे तो ई वॉज नॉट अफोर्डेबल। तो यहाँ पे कंज्यूमर का बिहेवियर इनकंसिस्टेंट नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, अगर एफ परचेज़ करते वक्त ई चूज़ कर सकता था तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या माना जाता, इनकंसिस्टेंट माना जाता। ठीक है, ये बात तो समझ गए कि यहाँ पे कंज्यूमर का बिहेवियर इनकंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि जब वो ई चूज़ कर रहा था, देखिए मैं दिखाता हूँ, जब वो ई परचेज कर रहा था, वो जब ई उसका प्रेफर्ड था, प्रेफर्ड ओवर व्हाट, एफ। एक पॉइंट और ले लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए एक पॉइंट मैं ऐसा ले लेता हूँ, यहाँ पे
एक पॉइंट ले लेता हूँ, मैं रेड से ले लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, इसका नाम क्या रखता हूँ, जे। और जे बंडल है, उसमें क्या है, उसमें y1 y2 है, और इनकम तो पता ही आपको यहाँ पे m है, क्योंकि RS की बात करें तो m डैश इनकम है, जे बंडल है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या देखा कि E आपका प्रेफर्ड है, E प्रेफर्ड ओवर y है, मतलब आप ये कह सकते हो E इज व्हाट, E इज डायरेक्टली प्रेफर्ड ओवर F। आपने E को डायरेक्टली प्रेफर किया F पे, क्योंकि जब आप E परचेज कर रहे थे उस वक्त F क्या था, अफोर्डेबल था, तो इसका मतलब E इज डायरेक्टली प्रेफर्ड ओवर F। ठीक है, फिर दूसरा सेंटेंस लिखो, F इज डायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर्ड ओवर J। X को आपने क्या, सॉरी F को आपने क्या किया, ये F बंडल को J के कंपैरिजन में आपने F परचेज किया, F आपका रिवील्ड प्रेफर्ड है। बात समझ गए? तो ट्रांजिटिविटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है कि अगर मान लो आपका E प्रेफर्ड ओवर F है और F प्रेफर्ड ओवर J है, तो ट्रांजिटिविटी ये कहता है कि E शुड बी प्रेफर्ड ओवर व्हाट, J। E भी प्रेफर्ड होना चाहिए J पे। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो जब मैं ई बंडल की बात करता हूँ तो इसका मतलब मैं बजट लाइन किसकी बात करता हूँ, बजट लाइन ए बी की बात करता हूँ। देखो ना, ए बी की बात कर रहा हूँ, और जब मैं बजट लाइन ए बी की बात कर रहा हूँ तो जे इज़ व्हाट, जे इज़ बियॉन्ड ए बी। सही मायने में तो आप जे परचेज ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि जे इज़ व्हाट, बियॉन्ड ए बी। ये बात और है, ये तो सही साबित हो रहा है प्रैक्टिकली देखो तो जे कैन नॉट बी, जे इज़ नॉट अफोर्डेबल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, बजट लाइन ए बी, जे इज़ नॉट अफोर्डेबल। लेकिन इस चैप्टर में रिवील्ड प्रेफरेंस में कंज्यूमर के कंसिस्टेंट बिहेवियर को चेक करने के लिए आपको ट्रांजिटिविटी कॉन्सेप्ट का के एजम्पशंस को मानने पड़ेंगे, और अकॉर्डिंगली अगर E इज़ प्रेफर्ड ओवर Y जो कि डायरेक्टली रिवील्ड है, और F इज़ प्रेफर्ड ओवर J ये भी डायरेक्टली रिवील्ड है, तो जब ये दो डायरेक्टली रिवील्ड है तो ये क्या होना चाहिए, इनडायरेक्टली रिवील्ड होना चाहिए। इनडायरेक्टली, IR मतलब इनडायरेक्टली रिवील्ड, DR मतलब डायरेक्टली रिवील्ड। जबकि ग्राफ को देखते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कंज्यूमर को ये समझाना पड़ेगा और ये मानना, कमजोर को क्या समझाना है, मतलब ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये बिहेवियर उसका क्या होना चाहिए, मानना पड़ेगा आपको ट्रांजिटिविटी कॉन्सेप्ट। आपसे पूछूं, इस ग्राफ से क्या सीखा आपने, आपने ये सीखा कि जब मेरा बजट सेट था AOB, मेरा बजट सेट था AOB, तो हमने रिवील्ड प्रेफर्ड क्या था E, और उस वक्त मेरे लिए F क्या था, अफोर्डेबल था। इसका मतलब E इज रिवील्ड प्रेफर्ड ओवर व्हाट, F। जब मेरा बजट सेट है ROS, तो F इज रिवील्ड प्रेफर्ड ओवर व्हाट, J। और जब ऐसा है तो इनडायरेक्टली क्या होना चाहिए, E इज रिवील्ड प्रेफर्ड ओवर J, ये भी होना चाहिए। बस मैं ये ट्रांजिटिविटी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने ये ग्राफ बनाया और आपको समझाया। मुझे विश्वास आप समझ गए होंगे। धीरे धीरे करके ऐसे ही चैप्टर क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या होते चले जाएंगे, ऐड ऑन होते चले जाएंगे। मुझे थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि शायद आप नहीं समझे हो, इसलिए मैं एक ही बात को बार बार रिवाइज करता रहता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप समझ गए पहली बार में, तो आप वीडियो की क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये पूरी बात यहाँ तक की अभी तक हुई है। मैंने कहा कि अभी तक जितनी बातें मैंने पढ़ाई है, थोड़ा बहुत मैंने नोट तो बना दिया आपको, लेकिन नोट की चिंता आपको नहीं करनी है। सारे नोट्स देखो ये आपके पास मौजूद है, सारे नोट्स, एक एक चीज़ आपके सामने उपलब्ध रहेगा जितना मैंने पढ़ाया है। आप मेरा लेक्चर सुनोगे, ये नोट्स आप अपने सामने रखोगे, लेक्चर सुनते जाओगे, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तुरंत पॉज करोगे और यहाँ से अंडरलाइन करोगे, मुझे भी भेज सकते हो और दोबारा पढ़ सकते हो। देखो सब कुछ यहाँ तक की बातें मैंने आपको आज कर दी डिस्कस, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे। अब आइए, अगर चाहे जिस भी तरीके से कंज्यूमर्स बिहेवियर को हम पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंज्यूमर्स बिहेवियर को पढ़ने के पीछे का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक कंज्यूमर क्या करे, ऑप्टिमल चॉइस वो डिसाइड करे, अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करे, ऑप्टिमल चॉइस। और ये ऑप्टिमल चॉइस तभी पॉसिबल है जब उसका बिहेवियर क्या रहे, कंसिस्टेंट रहे। तो रिवील्ड प्रेफरेंस कॉन्सेप्ट से हम यही बात अब पढ़ेंगे कि क्या एक कंज्यूमर का चॉइस ऑप्टिमल है और उसका बिहेवियर कंसिस्टेंट है, यही बात हम पढ़ेंगे।
इसको पढ़ने के लिए मुझे दो एक्जिम पढ़ने पड़ेंगे, एक वीक एक्जिम है और दूसरा स्ट्रॉन्ग एक्जिम। अब आइए लिखिए उस चीज़ को। कंज्यूमर के ऑप्टिमल चॉइस को डिसाइड करने के लिए, उसके बिहेवियर को की कंसिस्टेंसी को डिसाइड करने के लिए 2 एक्जिम्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। उसमें एक क्या है, एक है वीक एक्जिम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, और दूसरा क्या है, स्ट्रॉन्ग एक्जिम, एक्जिम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। ये दो बातें आपको समझनी पड़ेगी, वीक एक्जिम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस एंड स्ट्रॉन्ग एक्जिम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। मान गए बच्चे? ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई क्यों इस लेक्चर को इतना लंबा खींचा जाए। ठीक है, ये मैंने हेडिंग यहाँ बनाई दी है, यहाँ तक पहले आप रिवाइज कर लिए, थोड़ा सा चाय कॉफ़ी ले लीजिए, अब फिर इसके आगे के लेक्चर्स को क्या करते हैं हम दूसरी क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चे, क्योंकि यहाँ से फिर अगर मैं स्टार्ट करूँगा ना तो वीक और स्ट्रॉन्ग एक्जिम जाते जाते काफ़ी लंबा खींच जाएगा। तो मैं चाहता हूँ इसके ऊपर क्या किया जाए, एक अलग से लेक्चर बना दिया जाए 30-35 मिनट की, ताकि अगर सेलेक्टिवली भी अगर वीक एक्जिम और स्ट्रॉन्ग एक्जिम को पढ़ना पड़े आपको तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक क्लास में क्या सीखा आपने? अभी तक क्लास में आपने रिवील्ड प्रेफरेंस का कॉन्सेप्ट समझा, रिवील्ड प्रेफरेंस जो दूसरे कॉन्सेप्ट थे उससे कैसे अलग था ये समझा। आपने ये भी समझा कि डायरेक्टली रिवील्ड क्या होता है, इनडायरेक्टली रिवील्ड क्या होता है, और थोड़ा सा नोट वोट भी लिखा, एकदम छोटा सा वार्म अप हो गया आपका आज की क्लास में। अगली क्लास में पढ़ेंगे तो वार्म अप से आगे बढ़ेंगे, वीक एक्जिम पढ़ेंगे और स्ट्रॉन्ग एक्जिम पढ़ेंगे, उसका प्रेजेंटेशन करेंगे। और उसको आज की क्लास में समेटना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम शुरू कर देंगे तो फिर ये काफ़ी लंबा खींच जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।